गाइस, दिस इज योर यश भैया एंड वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट लेक्चर तक हमने ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन के प्रोसेस को समझा। अब हम आगे बढ़ेंगे और ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा तीसरा लाइफ प्रोसेस है। तो आपको मालूम ही है कि ह्यूमन बींग्स में जो बॉडी के सेल्स होते हैं उनको फूड और ऑक्सीजन की कंटिन्यूअस सप्लाई रिक्वायर्ड होती है। साथ में वो रेगुलरली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं जिसे बॉडी के बाहर निकलना होता है। तो ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होता है। और बस सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में ही हमको यहाँ पढ़ना है। तो चलो चांद सितारों स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले समझ लो कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है हमारा हार्ट, जो कि हमारा पंपिंग ऑर्गन है। जैसे हम कहते हैं ना, दिल धक धक करने लगा, तो वो जो धक धक करता है दिल, वो हार्ट का पंप होना होता है, राइट। तो हार्ट हमारा पंपिंग ऑर्गन है। दूसरी हमारी आर्टरीज होती हैं और वेन्स होती हैं जिनके थ्रू हमारा ब्लड ट्रेवल करता है। और लास्ट हमारा ब्लड और लिम्फ होता है, जो कि सर्कुलेटरी मीडियम है। सर्कुलेटरी मीडियम होने का मतलब कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करेगा। तो अब हम एक एक करके डिटेल में इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा हार्ट। हार्ट हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन होने का मतलब कि मसल से मिलकर बना हुआ है। और अभी मैंने आपको बताया कि हार्ट करता क्या है, ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है। तो ये है क्या, ये एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है। और जिन मसल से हार्ट बनता है उन मसल्स को हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं। द मसल्स ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स। आपको मालूम भी होगा कि हार्ट के जो डॉक्टर होते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो ऐसे ही नहीं कहा जाता कि मन है तो बोल दे। क्यों इसलिए कहा जाता है क्योंकि हार्ट की मसल्स ही कार्डियक मसल्स हैं और जो डॉक्टर इनसे डील करेगा वो कार्डियोलॉजिस्ट होगा, राइट। इसके बाद देखो, हमारा जो हार्ट है वो 4 चेम्बर्स से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। पहला होता है राइट एट्रियम, दूसरा है राइट वेंट्रिकल, तीसरा है लेफ्ट एट्रियम और लास्ट है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब होता क्या है कि ये जो 4 चेम्बर्स है इनमें से 2 चेम्बर से ऑक्सीजन रिच ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है और 2 चेम्बर से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्लो करता है। इसके कारण क्या होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड से मिक्स नहीं होता। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि दीज चेम्बर्स प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, ठीक है। ये जो चेम्बर्स हैं ये ऑक्सीजनेटेड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को आपस में मिलने नहीं देते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, तो आपसे ऐसे पूछ लेगा कि द ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेम्बर्स, हाउ डज इट हेल्प इन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो उसका आंसर है ये कि इसके कारण ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में नहीं मिलते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि हमारे हार्ट में ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता कैसे है। और इसको समझाने के लिए मैं इस फ्लो चार्ट की हेल्प लूंगा। पहले मैं इस फ्लो चार्ट को पूरा एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद जो यहाँ लिखी हुई बातें हैं वो आपको अपने आप समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले देखो, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड हमारी लंग्स में है वो हमारी पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट के लेफ्ट एट्रियम तक पहुंचता है। तो पल्मोनरी वेन ने क्या किया, पल्मोनरी वेन ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से हार्ट तक ट्रांसपोर्ट कर दिया, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है। अब किसी को भी जब कोई चीज मिलती है, जैसे तुम्हें भी अगर कोई चीज मिलती है तो खुशी होती है, खुशी के मारे तुम फूल उठते हो। इसी तरीके से जब लेफ्ट एट्रियम को ऑक्सीजन रिच ब्लड मिलेगा तो ब्लड को रिसीव करते समय ये खुश हो जाएगा और एक्सपैंड करेगा, फूल जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम को ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजना है। तो अब लेफ्ट एट्रियम ब्लड को दे रहा है, तो ब्लड को देते समय ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, फिर ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल को जब ब्लड मिलेगा तो ये एक्सपैंड करेगा, फूल जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा के थ्रू ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक पहुंचेगा। डायग्राम से दिख भी रहा है कि आयोटा क्या कर रहा है, ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल या हार्ट से हमारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा दे रहा है, राइट। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। बॉडी पार्ट्स क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन को यूज कर लेंगे जो ब्लड में थी और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में पहुंचा देंगे, प्रोड्यूस कर देंगे। ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड अब हमारे बॉडी पार्ट से हमारे राइट एट्रियम में आएगा। किसके थ्रू आएगा, वेना कावा के थ्रू। तो वेना कावा क्या कर रहा है, वेना कावा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे बॉडी पार्ट से हमारे हार्ट के राइट एट्रियम तक लेकर आ रहा है। देखो यही लिखा है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट।
ठीक है। अब देखो राइट एट्रियम को जब ब्लड मिल रहा है तो ब्लड को रिसीव करते समय ये एक्सपैंड करेगा। उसके बाद अब इसको ब्लड को राइट वेंट्रिकल को देना है तो ब्लड को राइट वेंट्रिकल को देते समय ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। फाइनली ब्लड राइट वेंट्रिकल तक पहुंच जाएगा। राइट वेंट्रिकल ब्लड को रिसीव करते समय एक्सपैंड करेगा, फूल जाएगा खुशी के मारे। फिर राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके इस ब्लड को लंग्स तक वापस भेज देगा। तो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड या कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लंग्स तक पहुंचता है हमारी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। देखो यही बात लिखी भी है कि पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। क्लियर है? बहुत ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि इस तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो हो रहा है और इस तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो हो रहा है, जिसके कारण दो चेंबर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और दो चेंबर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है और दोनों ब्लड आपस में मिक्स नहीं होते हैं। तो ये हमारा पूरा सर्कुलेशन का प्रोसेस है जो कि आपको मुझे बताना था। अब देखो दो वर्ड्स लिखे हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन, तो इसको भी समझ लो। देखो जब हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स से हमारे हार्ट में जा रहा है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट से हमारे लंग्स में आ रहा है तो हम इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये देखो पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हो रहा है, राइट? तो अगर मैं पल्मोनरी सर्कुलेशन को डिफाइन करूं तो मैं कहूंगा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरा है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट से हमारे बॉडी पार्ट्स में जा रहा है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट से वापस हार्ट में आ रहा है तो इसको हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलेंगे, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी पार्ट्स एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स बैक टू द हार्ट इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये दोनों क्लियर हुए? अब तुम देख रहे हो कि यहां पर एक बार पल्मोनरी सर्कुलेशन हो रहा है, एक बार सिस्टेमिक सर्कुलेशन हो रहा है, यानी कि पूरी एक कंप्लीट साइकिल में ब्लड को हार्ट से दो बार पास होना पड़ता है, एक बार ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में और दूसरी बार डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में। एक बार पल्मोनरी सर्कुलेशन के दौरान, दूसरी बार सिस्टेमिक सर्कुलेशन के दौरान। यही कारण है कि ह्यूमन हार्ट के थ्रू ब्लड के फ्लो को हम डबल सर्कुलेशन नाम से बुलाते हैं। हम कहते हैं कि ह्यूमन में ब्लड का जो फ्लो है वो डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर जो लिखा है वो समझो तो ताकि आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पाथवे पूछ सकता है तो देख सकते हो सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से चल रहा है, लंग के बाद ये हमारे लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम के बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फाइनली हमारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जा रहा है, राइट? अगर वहीं बात करें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देखो मेरे बॉडी पार्ट से चल रहा है, बॉडी पार्ट से चल के ये हमारे राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से देखो राइट वेंट्रिकल में, फाइनली राइट वेंट्रिकल से लंग्स में वापस चला जाएगा। तो अगर ये डायग्राम समझ लो तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पाथवे तो यूं लिख लोगे, है ना? अब देखो एक बात नोट पॉइंट में भी दी हुई है बच्चों, कह रहा है valves in the heart ensure that blood does not flow back when artery and ventricles contract। अभी मैंने बताया कि जब ब्लड फ्लो होगा तो आर्टरी और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे। ऐसे में ये हो सकता है कि ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में बैक फ्लो कर जाए, है ना, उल्टा ब्लड जो है वापस चला जाए। तो ऐसा काम ना हो इसके लिए हमारे हार्ट में वैल्व्स होती हैं। एक नंबर में पूछ सकता है वैल्व्स का क्या फंक्शन है, पूछ सकता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या पाथवे है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या पाथवे है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इन टॉपिक्स को समझना और इसका रामबाण ये है कि ये एक डायग्राम समझ लो। अगर ये समझ लिया तो ये तो अपने आप लिख लोगे, राइट? तो अब देखिए पल्मोनरी सर्कुलेशन को डिफाइन करते हुए यहाँ लिखा है कि in this oxygenated blood is carried from the lungs to the heart and deoxygenated blood is carried back to the lungs। कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग से हार्ट तक लेकर जाया जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लंग्स में लेकर जाया जाता है। ऐसे ही सिस्टेमिक सर्कुलेशन में लिखा है कि इन दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी पार्ट्स एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड बैक टू द हार्ट। कि भाई जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट से हमारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है
और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी पार्ट से वापस हार्ट में पहुंच जाता है। इसके बाद लिखा है कि सिंस ब्लड फ्लोज ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल सो सर्कुलेशन इन ह्यूमंस इज डबल सर्कुलेशन। कह रहा है एक कंप्लीट साइकिल में जो ब्लड है वो हार्ट से 2 बार फ्लो कर रहा है, पहले सिस्टमिक सर्कुलेशन के दौरान और दूसरा पल्मोनरी सर्कुलेशन के दौरान। इसीलिए जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है ह्यूमन हार्ट के थ्रू उसको हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। अब अगर मान लो कि डबल सर्कुलेशन को डिफाइन करने को आएगा एग्जाम में तो आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, राइट। और ये वाला जो डायग्राम है ये तो मैंने यहाँ समझाने के लिए बनाया है, लेकिन अगर आपके स्कूल में आएगा कि एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन से ब्लड के सर्कुलेशन को दिखाइए तो आप वो डायग्राम बनाएंगे जो इस समय आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, राइट। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए ब्लड वेसल्स होती क्या हैं, तो वो सभी वेसल्स या पाइप्स जिनके थ्रू ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करते हैं उन्हें हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं। ब्लड वेसल्स 3 टाइप की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। एक एक करके उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो एक टेबल फॉर्म की गई है जिसमें एक तरफ आर्टरीज के बारे में लिखा है और एक तरफ वेन्स के बारे में। अब हम इसको इसी तरीके से स्टडी करेंगे क्योंकि ये आपके लिए लर्न करना आसान है और ऐसी कंपैरेटिव स्टडी एग्जाम में पूछी भी जाती है। तो देखो आर्टरीज में लिखा है दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज जो हैं वो हमेशा ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती हैं। याद कैसे करोगे, ए से आर्टरीज, ए से अवे, ठीक है, कंफ्यूजन बिल्कुल होगा ही नहीं। वेन्स में जस्ट इसका उल्टा है, दे कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। वेन्स जो है ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर जाती हैं, ठीक है। अब देखो ब्लड फ्लोस अंडर हाई प्रेशर, तो भाई आर्टरीज से ब्लड का जो फ्लो है बहुत ही हाई प्रेशर पे होता है, वहीं वेन्स में ब्लड का फ्लो बहुत ही लो प्रेशर पे होता है, ठीक है। अब देखो आर्टरीज के पास अपनी खुद की वाल्व्स नहीं होते हैं, मतलब आर्टरीज के पास ब्लड के बैकफ्लो को प्रिवेंट करने की कैपेबिलिटी नहीं है। वहीं पर वेन्स के पास अपने खुद के वाल्व्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो ब्लड को बैकफ्लो होने से रोक लेती हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट लिखा है कि एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी और आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी पीछे वाले स्लाइड में जो डायग्राम बना था उसमें आपने देखा कि हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी थी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही थी, लेकिन सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर बाकी सभी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी करती हैं। वहीं पर यहां देखो एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन ऑल द वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो भाई पल्मोनरी वेन अभी आपने पीछे देखा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही थी, लेकिन पल्मोनरी वेन को छोड़कर बाकी सभी की सभी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी कंपैरेटिव स्टडी कंप्लीट हुई। आगे देखते हैं कि कैपिलरीज क्या होती हैं। तो अब देखिए कैपिलरीज क्या करती हैं। तो कैपिलरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जो कि हमारे ब्लड और बॉडी के आस पड़ोस के जितने भी टिश्यूज हैं उनके बीच में मटेरियल्स के एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। कोई भी मटेरियल अगर ब्लड और बॉडी के टिश्यूज के बीच में एक्सचेंज हो रहा है तो वो हमारी कैपिलरीज की हेल्प से ही हो रहा होगा। देखो यही चीज लिखी भी हुई है कि कैपिलरीज आर ब्लड वेसल्स विच अलाउ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द ब्लड एंड द एडजेसेंट टिश्यूज ऑफ द बॉडी। अब ये पढ़ के आपको लग रहा होगा कि इसमें से क्या ही पूछा जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या ही पूछ लेंगे, ये टॉपिक छोड़ देते हैं आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। एक बार इन्होंने इसमें से पूछ लिया कि विच कंपोनेंट ऑफ द बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द ब्लड एंड द एडजेसेंट टिश्यूज, और सोचने पर भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसका आंसर क्या होगा क्योंकि बच्चे अक्सर छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन याद रखो कि ये जो वर्ड है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो ये पूछा जा सकता है, बहुत ध्यान से पढ़ना। और मेरे साथ तो पता है ये हमेशा होता था कि जो टॉपिक छोड़ के जाओ वही एग्जाम में आ जाता था, है ना, और फिर तब उस समय बहुत पछतावा होता है, तो इसीलिए कुछ छोड़कर जाओ ही मत। आगे देखो इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है। देखो जब भी ब्लड हमारी बॉडी से फ्लो करता है, हमारी ब्लड वेसल से फ्लो करता है, तो हमारी ब्लड वेसल्स की वॉल पे वो कुछ प्रेशर लगाता है, लड़ता नहीं है ब्लड वेसल से, बस प्रेशर लगाता है, और ब्लड द्वारा ब्लड वेसल्स की वॉल पर लगाया यही प्रेशर ब्लड प्रेशर कहलाता है। फिर से समझ लो, जब ब्लड हमारी ब्लड वेसल से आर्टरीज वेन से फ्लो होगा तो कुछ प्रेशर लगाएगा और ब्लड द्वारा लगाया गया यही प्रेशर ब्लड प्रेशर होगा।
देखो यही चीज लिखी है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर दो तरीके का होता है, पहला है सिस्टोलिक प्रेशर, दूसरा है डायस्टोलिक प्रेशर, है ना। सुनने में एक जैसे हैं लेकिन हैं अलग अलग। तो देखो जब हमारा हार्ट बीट कर रहा होता है उस समय हमारा ब्लड वेसल्स की वॉल पर जो प्रेशर लगाता है वो होता है सिस्टोलिक प्रेशर। आपको मालूम होगा 1 मिनट में हार्ट 72 टाइम्स बीट करता है, मेरा तो करता है, उम्मीद है आपका भी करता होगा, है ना। तो जब मेरा हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करेगा, उन बीट्स के दौरान ब्लड आर्टरीज पर जो प्रेशर लगाएगा उसे हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे। यही चीज लिखी है, इट इज द प्रेशर इन द आर्टरीज व्हेन द हार्ट बीट्स। नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर 120 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी के बराबर होता है। यहाँ पर ये जो mmHg लिखा है इसको आप mmHg नहीं पढ़ेंगे, इसको आप मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी पढ़ेंगे। अच्छा, किसी को मालूम है कि Hg जो है मर्करी का सिंबल होता है? और कमेंट सेक्शन में मुझे ये जानना है कि Hg ही मर्करी का सिंबल क्यों होता है, कहां से आया ये। ठीक है, आगे देखो, दूसरा है डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर क्या है कि हमारा हार्ट बीट करने के बाद रुकता भी है, रेस्ट पर भी आता है। तो दो बीट्स के बीच में जब हमारा हार्ट रेस्ट पर होगा उस दौरान ब्लड वेसल्स की वॉल पर जो प्रेशर लगाएगा उसे हम डायस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे। रिपीट कर देते हैं, जब हमारा हार्ट बीट्स के बीच में आराम कर रहा होगा मस्ती से, उस दौरान हमारा ब्लड वेसल्स की वॉल पर जो प्रेशर लगाएगा उसे हम डायस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे। नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर 80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी के बराबर होता है। और डेफिनेशन भी यही लिखी है कि इट इज द प्रेशर इन द आर्टरीज व्हेन द हार्ट रिलैक्सेस बिटवीन टू बीट्स। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? अब चलिए आगे बढ़ते हैं और ब्लड के कंपोनेंट्स की स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ ब्लड के बारे में लिखा हुआ है कि ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू विच कैरी सब्सटेंसेस इन द बॉडी। अब आपने क्लास 9th में टिश्यू के बहुत सारे टाइप पढ़े थे, जैसे एडिपोज टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। मुझे मालूम है याद नहीं होगा, इसलिए तो बता रहा हूं कि ब्लड जो है वो किस टाइप का टिश्यू है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि पूरी बॉडी में सब्सटेंसेस को ट्रांसफर करता है, सब्सटेंसेस को कैरी करता है। ठीक है, अब ब्लड में क्या क्या होता है, तो ब्लड में दो चीजें हैं, पहला है प्लाज्मा और दूसरी है ब्लड सेल्स। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा दरअसल एक येलो कलर का फ्लूइड होता है जिसमें 90% तक तो पानी होता है और 10% उसमें सॉल्ट, प्रोटीन्स जैसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। मतलब अगर प्लाज्मा 100% है तो 90% पानी है, लेकिन 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जैसे सॉल्ट और प्रोटीन्स। देखो यही चीज लिखी है, प्लाज्मा इज अ येलो कलर्ड फ्लूइड विच कंटेन 90% वाटर एंड 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन, सॉल्ट्स एटसेट्रा। क्लियर हो रही है बात करें ब्लड सेल्स की, तो 3 तरीके की ब्लड सेल्स पाई जाती है। पहली होती हैं रेड ब्लड सेल्स जिनको शॉर्ट में आरबीसीज कहते हैं, दूसरी होती हैं व्हाइट ब्लड सेल्स जिनको शॉर्ट में डब्ल्यूबीसीज कहते हैं, और तीसरी हमारी होती हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स क्या होती हैं? रेड ब्लड सेल्स वो सेल्स हैं जो कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कर रही हैं। आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि हमने ऑक्सीजन इनहेल की, वो ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी तक जाती है, हर एक सेल तक पहुंचती है, फिर हर एक सेल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर निकलती है। तो ये जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट पूरा हो रहा है ये रेड ब्लड सेल्स के थ्रू ही हो रहा है। और रेड ब्लड सेल्स इसे कर कैसे रही हैं? तो रेड ब्लड सेल्स इसे एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट की हेल्प से कर रही हैं जिसे हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हमारे ब्लड में आयरन कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, और यही जो है गैसेस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि ऑक्टोपस का जो ब्लड है वो ब्लू कलर का होता है। तो ऑक्टोपस का ब्लड ब्लू कलर का है, क्या ऑक्टोपस के ब्लड में भी हीमोग्लोबिन होगा? जरा मुझे पता करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके बाद देखिए लिखा है हीमोग्लोबिन आल्सो इम्पार्ट रेड कलर टू द ब्लड, कि जो हीमोग्लोबिन है वो हमारे ब्लड को लाल रंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो नॉर्मल पृथ्वी के लोग हैं उनका ब्लड रेड कलर का होता है, तो हम लोग का ब्लड रेड कलर का क्यों है? क्योंकि ब्लड में हीमोग्लोबिन है।
अच्छा, यहाँ पर मैं नॉर्मल पृथ्वी के लोगों की बात कर रहा हूँ। अब अगर आप में से कुछ बच्चे बैठ के सोच रहे हैं कि मैं तो एलियन हूँ, कुछ सोच रहे होंगे मैं राक्षस हूँ, तो बेटा आपका ब्लड किस कलर का है ये आप खुद चेक कर लेना, ठीक है। नॉर्मल हम ह्यूमन बींग्स का ब्लड रेड कलर का होता है। ध्यान से देखो, इसके बाद दूसरी है व्हाइट ब्लड सेल्स या WBCs। तो व्हाइट ब्लड सेल्स का काम क्या है, ये हमारी बॉडी को जर्म्स से बचाती हैं। कैसे बचाती हैं? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके। जब भी कोई जर्म्स बॉडी में एंटर करते हैं तो ये उन जर्म्स को एनगल्फ कर लेती हैं, खा जाती हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं जो कि उन जर्म्स से विरोध करें, जो कि उन जर्म्स का सामना करें, और इसीलिए हमारी बॉडी को जर्म से बचा लेती हैं। अब देखो, इसी कारण से व्हाइट ब्लड सेल्स का एक और नाम भी है जो कि है सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। तो सोल्जर्स किसको बोलते हैं बॉडी के? व्हाइट ब्लड सेल्स को, ठीक है। और लास्ट है हमारी प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और वो ये है कि जब भी हमें कभी चोट लगती है तो ये ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। ब्लड की क्लॉटिंग का क्या मतलब है? ब्लड को रोक देना। कभी देखा है चोट लगती है तो क्या होता है? खून बहता ही जाता है, बहता ही जाता है, नदी बन जाती है खून की? नहीं ना, थोड़ा खून बहता है उसके बाद खून बहना बंद हो जाता है। तो बंद क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स प्रेजेंट हैं जो कि ब्लड को क्लॉट कर देती हैं, स्टॉप कर देती हैं, ठीक है। आपको मालूम भी होगा जब किसी को डेंगू होता है तो डेंगू में प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाती हैं, और इसीलिए फिर उसको तुरंत बंदे को हॉस्पिटलाइज किया जाता है जिससे कि उसका प्लेटलेट काउंट इंक्रीज किया जा सके। तो इसी तरीके से हंसते खेलते हमने ह्यूमन बींग्स का ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पूरा खत्म कर लिया। अब हमें प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस को पढ़ना है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।